हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज खत्म हो चुकी है, यूट्यूब पर अपलोड भी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर्स की या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ भाई, किसी भी बच्चों को अगर इस सीरीज के या फिर इस सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स लेने हैं, चाहे वो हिंदी में चाहिए हो चाहे वो इंग्लिश में चाहिए हो, इस नंबर से ले सकते हैं 9667836336। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब दोनों के लिए नोट्स अवेलेबल है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे मैं पढ़ना है कुछ क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन पेपर इग्नू का था जो हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। ये अभी अभी पेपर हुआ था दिसंबर के अंदर ही, ये लगा 10-15 दिन पहले, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब मैं एक बात और बोलूंगा, जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं ना वो काफी हद तक मिलते जुलते हैं ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस की। तो मैं एक बात और बोलूंगा, जो बेशक इंटरमीडिएट माइक्रोइकोनॉमिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार आप ना जो न्यूमेरिकल वीडियोस हैं किसकी, ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस की, वो जरूर देख लेना। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें भी वो भी उसी की हेल्प से होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एंड यूटिलिटी फंक्शन। तो चलो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। इंडिफरेंस कर्व और यूटिलिटी फंक्शन में क्या रिलेशन है उसको समझते हैं। तो हम सब जानते हैं कंज्यूमर काम करता है अपनी सेटिस्फेक्शन यानी कि अपनी यूटिलिटी के लिए। वो ऐसे गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करता है जिससे उसे फायदा हो, अगर वो एक समझदार कंज्यूमर है तो। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी गुड्स या सर्विसेज से यूटिलिटी ना मिले यानी कि सेटिस्फेक्शन ना मिले तो हम उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तुम समझ गए यूटिलिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो आपको डिफाइन करना होगा यूटिलिटी फंक्शन होती क्या है, ठीक है। वो सब मैंने जब मैं समझा रहा था इस कंसेप्ट को तो मैंने जरूर लिखा हुआ, आराम से वहां से देख के लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मिलेगा आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आई बात समझ में? वहां पे अपलोड कर दूंगा, क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूंगा और साथ साथ सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दूंगा इस क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। अब बात आई यूटिलिटी फंक्शन का इंडिफरेंस कर्व से रिलेशन क्या है। देखो हम सब जानते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जहां पे कंज्यूमर इंडिफरेंट हो जाता है। और क्यों होता है इंडिफरेंट? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व पे वो चाहे किसी भी पॉइंट पे कंज्यूम कर ले, उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिलती है, सेम लेवल की मिलती है। इसलिए कंज्यूमर क्या होता है, इंडिफरेंट हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये रिलेशन है इंडिफरेंस कर्व का यूटिलिटी फंक्शन से। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका मतलब ये समझना है कि प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड यूजिंग स्विट्जरलैंड की अप्रोच। अब मैंने इस अप्रोच से आप लोगों को ग्राफ बना के अच्छे से समझाया था। आई बात समझ में? जिस तक वो वीडियो ना देखी हो वो भाई प्लेलिस्ट में पहले वो लिया के वीडियो देख लेना, आपको वो ये क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। दूसरा, अब समझते हैं तीनों तरह के इफेक्ट को। पहली बात तो प्राइस इफेक्ट क्या होता है किसी भी नॉर्मल गुड्स के ऊपर। तो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, जिनका प्राइस मतलब जो अच्छे गुड्स में काउंट किए जाते हैं। अब समझते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड को। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है कि अगर किसी भी गुड्स या सर्विसेज के अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी। और लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल अच्छे से काम करता है नॉर्मल गुड्स के लिए। आई बात समझ में? तो ये होता है प्राइस इफेक्ट ऑन नॉर्मल गुड्स। आई बात समझ में? ठीक है। तो हमने ये बात तो समझ ली कि क्या अगर नॉर्मल गुड्स का केस में देखा जाए तो अगर प्राइस बढ़ाए जाएंगे तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाएंगे डिमांड बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, दो तरह के नॉर्मल गुड्स हैं। एक तो नॉर्मल गुड्स है ए और एक है बी। दोनों ही नॉर्मल गुड्स हैं, दोनों ही अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। अब हम समझते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। इस इफेक्ट का मतलब होता है जब कंज्यूमर एक गुड्स को छोड़ के दूसरे गुड्स में क्या होता है, शिफ्ट हो जाए। सपोज करो ये पेप्सी है, ये कोक है, दोनों एक दूसरे के परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक है, मैं ये पीऊं चाहे ये पीऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ा दिए जाए तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल गुड है, प्राइस बढ़ाऊंगा डिमांड कम हो जाएगी।
लेकिन उससे कोक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, कोक के प्राइस कांस्टेंट है, कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इसकी डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि पेप्सी ने प्राइस बढ़ाए हैं। अगर किसी बिजनेस का कॉम्पिटिटर प्राइस बढ़ाता है और वो गुड्स है सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो उसकी वजह से उसकी डिमांड कम हो जाएंगे, लेकिन कंज्यूमर तो उस प्रोडक्ट भी सेम ही है ना, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ और तो कंज्यूम करेंगे, तो वो शिफ्ट होते हैं यहां। प्राइस बढ़ गई, डिमांड इसकी बढ़ गई। इसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा होता है। अब इसका उल्टा समझ लेते हैं। सॉरी, अब इसको उल्टा देखो क्या होता है। नॉर्मल गुड्स अभी भी दो तरह के हैं, ए और बी। अब मान लो पेप्सी ने कहा भाई हम देंगे कंज्यूमर को डिस्काउंट, हमें बहुत खुश, हमारे पास अंधा पैसा आ रहा है, हम देंगे कंज्यूमर को सस्ते में पेप्सी पिलाएंगे भाई। तो उन्होंने अपने प्राइस को कम कर दिया। अब इन्होंने प्राइस को कम किया, इनकी डिमांड बढ़ गई, लेकिन जो कोक है उसके प्राइस तो कांस्टेंट ही थे, उसके प्राइस कांस्टेंट थे, उसकी डिमांड गिर जाएगी, गिर की डिमांड। तो ये होता है हमारा नॉर्मल गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम करता है। अब आते हैं इनकम इफेक्ट के, ठीक है, इनकम इफेक्ट पे। तो मैंने आपको नॉर्मल गुड्स के बारे में काफी डीप में समझाया था कि ये सारे चीजें कैसे काम करते हैं नॉर्मल गुड्स के केस में, जहां पे हमने नॉर्मल गुड्स को भी डिस्कस किया था, इंफीरियर गुड्स को भी डिस्कस किया था और गिवन गुड्स को भी डिस्कस किया था। अब समझते हैं नॉर्मल गुड्स का केस इनकम इफेक्ट पे। पहले हमने प्राइस इफेक्ट देखा जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, फिर हमने देखा इनकम इफेक्ट, क्या नाम है, नॉर्मल गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और हम समझते हैं इनकम इफेक्ट। एक सिंपल सी बात है, जब किसी कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो उसकी परचेजिंग पावर कम है, तो वो कैसी चीजें कंज्यूम करेगा? घटिया वस्तुएं, चीप चीजें, क्योंकि पैसे नहीं उसके पास, वो महंगी चीजें, ठीक है, या फिर नॉर्मल गुड्स अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो उस केस में वो सस्ती यानी कि चीप चीजें लेता है, खरीदता है, ठीक है, और उसे कंज्यूम करता है। लेकिन अगर उसकी इनकम बढ़ गई, तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं, अगर इनकम बढ़ गई, इनको में दिखाते हैं वाई से, अगर इनकम बढ़ गई तो डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी, किसकी? नॉर्मल गुड्स की। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ने की वजह से ये थोड़ा बोलेगा कि घर में कि मेरी इनकम तो बढ़ गई, हम भी यही गुड्स कंज्यूम करेंगे। वो अपना लाइफस्टाइल बेटर करेगा, वो अच्छे खर्चे करेगा, ठीक है, अपने फैमिली को एक बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, बेटर खर्चे करेगा। आई बात समझ में कि इनकम बढ़ने पे वो डिमांड बढ़ाएगा किनकी? नॉर्मल गुड्स की, और चीप चीजों को यूज करना छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन अगर उसकी इनकम कम हो जाती है तो वो डिमांड भी घटा देगा, किसकी? नॉर्मल गुड्स की। आई बात समझ में? ठीक है। तो इनकम बढ़ी तो क्या हुआ? पॉजिटिव रिलेशन आया, डिमांड बढ़ गई, किसकी? नॉर्मल गुड्स की। अगर इनकम कम हो गई तो डिमांड कम होगी, किसकी? नॉर्मल गुड्स की। अब मैं समझा रहा हूं एक चीज और, वो है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स होते हैं चीप क्वालिटी की चीजें। तो अगर इनकम बढ़ गई, यहां पर इनवर्स रिलेशन होता है इनकम का इंफीरियर गुड्स के डिमांड के साथ। तो अगर इनकम बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी, किसकी? इंफीरियर गुड्स की, जो कि लोग चीप चीजें यूज करना बंद कर देंगे। जब मेरे पास भाई बहुत पैसा होगा तो मैं थोड़ा राशन के चावल खाऊंगा, या फिर चीप ट्रांसपोर्टेशन यूज करूंगा, या फिर चीप कपड़े पहनूंगा। मेरे को जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छे कपड़े अच्छी लुक के लिए पहन सकता हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा है तो वो पहनूंगा। तो सिंपल सी बात है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, किसकी? इंफीरियर गुड्स की बात कर रहा हूं, ये केस में इंफीरियर गुड्स की बता रहा हूं। अगर इनकम कम हो गई, ठीक है, तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उसके पास नॉर्मल गुड्स परचेज करने के लिए पैसा नहीं है। आई बात समझ में? तो ये हमने समझा कि तीनों तरह के इफेक्ट को डिफाइन कैसे करोगे। डिफाइन कैसे करना है वो आपकी मर्जी है, आपको लैंग्वेज में मैं तो लिख के दूंगा ये आपको एक आंसर इसका, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ना पीडीएफ इस डिस्क्रिप्शन में या फिर उस पे टेलीग्राम पे, वहां पे इसके आंसर मिलेंगे आपको। लेकिन आपको एग्जाम में अपने वर्ड से लिख के आना है, बेटर से बेटर आंसर, ठीक है। तुमने दो चीज देखा, ये क्वेश्चन 12 नंबर का था जब इग्नू में आया था। इसके दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सब जानते हो फिक्स होता है, करना ही करना होता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट 12 नंबर का था, सेकंड पार्ट इसका 8 नंबर का है, जो एक न्यूमेरिकल है, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमने अलग अलग तरह के इफेक्ट पढ़ लिए, और बात रहेगी स्लट्स की अप्रोच की। वो आप उसके बारे में मैंने बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना रखी है, जहां पे मैंने हिक्स की अप्रोच की और इसकी अप्रोच की बात करी थी। आप आराम से दोनों का अप्रोच को ध्यान से समझ सकते हैं ग्राफ के साथ। अब मैं समझा रहा हूं सेकंड क्वेश्चन। उसने क्या बोला है? गिवन द डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन गिवन है P बराबर 45 माइनस में 1.5Q, ये डिमांड फंक्शन है, एंड प्राइस इज ₹20। यानी कि डिमांड फंक्शन क्या आ गया? प्राइस है हमारा 45 माइनस में 1.5Q, ठीक है, और प्राइस है ₹20, यानी कि प्राइस हमारे पास कितना है? 20 है। फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको ईडी निकालना है। अरे सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया है मैंने किस टॉपिक में, जब मैं करवा रहा था क्या नाम है, ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, उसमें एक वीडियो बनाई थी मैंने ईडी के ऊपर, वहां पे सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
तो ईडी का ना फॉर्मूला होता है, इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि डीपी अपॉन में डी क्यू मल्टीप्लाई में क्यू अपॉन पी, ये फॉर्मूला होता है। यहां माइनस आता है। माइनस क्यों आता है? क्योंकि इलास्टिक डिमांड निकाल रहे हैं हम, और डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि प्राइस ना डिमांड को किस लेवल पे अफेक्ट कर रही है, आई बात समझ में, यानी कि किस रेट से चेंज आ रहा है डिमांड में प्राइस की वजह से, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। उसका फॉर्मूला ये रहा। तो मैंने देखा मुझे क्या क्या चीज चाहिए, मुझे चाहिए डीपी अपॉन डी क्यू। इसका मतलब समझते हैं पहले। तो देखो हमारे पास पी है, हमारे पास प्राइस का फंक्शन है 45 माइनस में 1.5 क्यू। मैंने देखा इसका डेरिवेटिव क्या हुआ है उसने क्यू के रिस्पेक्ट में, तो क्यों ना मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, तो मैंने डेरिवेटिव कर दिया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, डेरिवेटिव कर दूंगा क्यू के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी का 1 तो हो जाएगा इंटू में डीपी अपॉन में डी क्यू। क्यू क्योंकि पी का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया गया है क्यू के रिस्पेक्ट में, आई बात समझ में। और 45 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0 माइनस में 1.5 क्यू। अब करना है आपको इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो सॉरी, अभी तो डेरिवेटिव 45 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यहां पे ध्यान से समझना। अब देखो 1.5 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कहीं रहेगा, हमें करना है क्यू का डेरिवेटिव, तो क्यू का डेरिवेटिव 1 होता है। जैसे x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही क्यों होता है x का 1, क्योंकि उस टाइम हम x का डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे q का करना है q के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आंसर आएगा, माइनस का 1.5। तो ये हमारे पास आ गया है डी अपॉन डी क्यू। मेरे पास प्राइस भी है 20, मेरे पास बस एक चीज नहीं है, ये निकाल लिया मैंने, क्या निकाल लिया फॉर्मूला से, ये निकाल लिया। प्राइस है, क्यू नहीं है। अब क्यू कहां से आएगा, अरे आ रहा है भाई, क्यू कहां से आएगा, यहां से आएगा क्यू। प्राइस कितना है 20, तो अगर हमारे पास फॉर्मूला लगाऊं मैं यहाँ पे, तो P बराबर दे रखा है हमें 45 माइनस में 1.5 क्यू, जिसमें से P हमारे पास 20, ये है 45 माइनस में 1.5 क्यू हमें निकालना है। ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो 1.5 क्यू 45 है। सिंप्लीफिकेशन सिंपल यूज कर रहा हूं, और बात रह गई डिफरेंशिएशन की। भाई डिफरेंशिएशन की बेसिक वीडियो जरूर देख लेना, आपको वो मिलेगी बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में भी, और ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस में भी। तो कम से कम मैं ये बोलूंगा कि उनकी मैथमेटिकल कंसेप्ट जरूर पढ़ लेना, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। फिर भी दिक्कत है डिफरेंशिएशन में, मेरे को बता देना, एग्जाम से पहले मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जहां पे मैं 30 से 40 मिनट में डिफरेंशिएशन के सारे बेसिक कंसेप्ट कवर करवा दूंगा आप लोगों के, ठीक है। ये आगे प्लस का हो गया, ये वहां जाके माइनस का हो गया, 45 माइनस में 20। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। 45 में से 20 कितना बचेगा, बताओ जल्दी से, 25। यहाँ पे कितना है 1.5 क्यू। अब देखो 1.5 क्यू के मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, तो 25 बटे में 1.5 आ गया। मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या लिखूंगा 10, ठीक है। अब इसे काट लेता हूं, जब मैंने काटा इसे किससे, 5 से, तो 15 आया 3 पे, 10 आएगा 2 पे, 2 पर जाकर मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50, 50 बटे में 3। ये हमारे पास क्या आया है क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 50 बटे में 3, ये क्वांटिटी आ गई। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसे फॉर्मूले कर देता हूं, तो ईडी हमारा होगा माइनस यू का यू, डीपी अपॉन डी को आंसर आया था हमारा माइनस का 1.5, ठीक है। और क्यू कितना आया था हमारे पास, क्यू है हमारे पास, क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, क्वांटिटी, प्राइस तो दे रखा है, क्वांटिटी में निकाल लिया 50 बटे में 3, ठीक है। और क्यू है हमारे पास, प्राइस हमारे पास 20, ठीक है, ये भी देख लिया हमने। अब यहाँ पे कुछ कट रह गया, माइनस से माइनस कट गया, 1.5 पॉइंट आऊंगा, नीचे क्या आएगा 10, 10 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हो ना, हम नीचे एक के बाद उतनी जीरो लगा देते हैं, लगा दी। यहाँ पे इसकी हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 50 बटे में 60, 0 0 कट गया, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो कितना आया 5 बटे 4। अगर पॉइंटों में काटना चाहूं मैं इसे, तो 4 आएगा 1 पे, जीरो लगा लूंगा, क्योंकि पॉइंट लगाना कि जीरो लूंगा, और 1 बच गया था, जीरो लूंगा, 10, 8 आएगा 2 पे, 1.25 आएगा हमारा। ईडी कितना आ गया 1.25 इस क्वेश्चन में। तो इसके मिलेंगे आपको 8 नंबर। जब ऊपर डिफाइन करोगे हर एक इफेक्ट को, फिर लास्ट में स्लस्की अप्रोच को, ठीक है, और इन सारी चीजों को, इंडिफरेंस का क्या रिलेशन होता है यूटिलिटी फंक्शन से, उसके बाद आपको मिलेंगे 12 नंबर, और उसका आपको क्या मिलेगा 8 नंबर। इस तरीके से आपके 20 नंबर आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई बात समझ में। आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में इसी सीरीज के, ठीक है। अब हम सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।